welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss the exercise of class 9th history's first chapter, which is the French Revolution. So let's begin. So the first question is, describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. तो एक तरह से हमें causes बताने हैं of the revolutionary protest in France. तो first cause है luxurious rulers. Louis XVI, the king of France, was autocratic, led a life of luxury, was inefficient and weak-willed. यानी कि जब लुई 16 है, जो बोर्बन फैमिली का है, उसके जितने भी रूलर्स थे सब लग्जूरियस थे, बहुत ही आलिशान और ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे थे. उनको परवाह नहीं थी कि प्रजा कैसे जी रही है. और ये जब थ्रोन पे आया लुई 16 स्पेशली, तो वो 20 ईयर्स ओल्ड था, वो उतना काबिल नहीं था, उसके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स थी टैकल करने के लिए, पर वो वीक विल्ड और इनएफिशिएंट रूलर था. नेक्स्ट कॉज है इनइक्वालिटी एंड ह्यूज टैक्सेशन. सो ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ थे. जो टोटल सोसाइटी थी वो बटी हुई थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी यानी कि जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं वो, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं और पीजेंट्स और लेबरर्स, ये सब कैटेगरीज़ हैं. तो ये फ्रेंच सोसाइटी को बताने के लिए एक बहुत ही फेमस लाइन है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है कि द रूलर्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे. तो इसमें सबकी रोल बता दिया कि क्या क्या करता है. और टैक्स जो पे करता है वो कौन करता है? पीजेंट्स यानी कि जो लोग हैं, स्मॉल लेबरर्स हैं, फार्म वर्कर्स हैं, ये सब टैक्स पे करते हैं. तो देखिए, ये जो फर्स्ट टू क्लासेस हैं वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते थे, और जो सारा बर्डन टैक्स का थर्ड स्टेट के लोगों पे था, और इनसे कई सारे टैक्स लेते थे. एक तो डायरेक्ट टैक्स टेले, और चर्च जो स्पेशल टैक्स लेता था टाई थे, और फिर लोकल कंजप्शन की जो चीज़ें हैं जैसे कि सॉल्ट और टबैको, इन सब चीज़ों पे भी टैक्स लिया जाता था. तो ह्यूज टैक्सेशन भी एक रीज़न है. फिर है थर्ड, एम्प्टी ट्रेजरी. लुई 16 जब आया थ्रोन पे तो उसके सामने जो था खजाना बिल्कुल खाली था. क्यों खाली था? क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प की थी. तो ये सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, ये ड्रेन हो चुके थे, एम्प्टी हो गया था ट्रेजर. और फॉल्टी सिस्टम ऑफ टैक्सेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी. किंग को बार बार टैक्स बढ़ाना पड़ा था, और वो भी बहुत ज़्यादा. तो ये नेक्स्ट इज subsistence crisis. When the population of France increased 23 million in 1715 to 28 million in 1789, the demand for food, bread also increased and prices of bread shot up. तो जब population जो फ्रांस की एकाएक बढ़ जाती है from 23 million to 28 million, जो फूड ग्रेन है उनके डिमांड बढ़ जाते हैं, पर जो प्रोडक्शन था फूड का वो उस लेवल से मैच नहीं करता है, जिसके वजह से जो आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं, ब्रेड है, फूड आइटम्स, उनके प्राइसेस एकाएक बहुत ही ज़्यादा राइज कर जाते हैं. काइंड ऑफ इन्फ्लेशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो इसके रिलेशन में एक और एग्जांपल है, एक स्टोरी है कि जो वाइफ है लुई 16 की, मैरी एंटोनेट, जब उसके पास ये खबर पहुंची कि लोग के पास ब्रेड नहीं है खाने को, तो उसने सजेस्ट किया कि लेट देम ईट केक. तो ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि महज एक र्यूमर था, बट ये एक एग्जाम्पल है, ये स्टोरी एक एग्जाम्पल है टू शो द इनसेंसिटिविटी ऑफ द फ्रेंच किंग एंड क्वीन टुवर्ड्स देयर ओन पीपल. तो ये एक एग्जाम्पल है कि कितने इनह्यूमन थे ये. नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफर्स. द फिलोसफर्स लॉक, रूसो प्रोक्लेम द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द पीपल. तो ये जो फिलोसफर्स थे उनके राइटिंग्स ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया और अवेयर किया अपने पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के लिए. जैसे कि एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जो एक एजुकेटेड और अवेयर्ड क्लास थी, वो क्रिएट हो गई. वो डिमांड करने लगी अपने पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के लिए. और जो इमीडिएट कॉज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक का, तो ये है ऑन 5 मई 1789 द किंग रिफ्यूज द डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट. दिस क्लास प्रोटेस्टेड एंड वॉकड आउट ऑफ द असेंबली विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन. तो क्या हुआ? ऑन 5 मई जो किंग है लुई 16, उसने एक असेंबली बुलाई ऑफ स्टेट्स जनरल, ताकि नए टैक्स का सिस्टम तय किया जा सके कि कितने टैक्स बढ़ाने हैं. तो इस असेंबली में सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के. तो वोटिंग का सिस्टम कुछ ऐसे था कि हर एक स्टेट के पास एक वोट है.
तो जो थर्ड असेंबली के मेंबर्स थे वो डिमांड करने लगे कि नहीं, 1 पर्सन 1 वोट वाली पॉलिसी अपनाई जाए और इस तरह से न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेस लागू किए जाएंगे। क्योंकि अगर एक स्टेट के पास एक वोट रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं वो हमेशा विनिंग रहेंगी और थर्ड स्टेट का तो कोई राइट ही नहीं मिलेगा। तो ये डिमांड रखा गया कि 1 पर्सन 1 वोट किया जाए, जिसको किंग ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो लोग जो हैं, जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, वो वहाँ से नाराज़ होकर निकल आए बाहर। और फिर बाद में उन्होंने टेनिस कोर्ट में ओथ लिया, ये वो किया कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देते जो कि फ्रांस की मोनार्क के पावर्स को रिड्यूस करेगा। सो ये कॉजेज़ थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन, यानी कि वो कौन सा ग्रुप था फ्रेंच सोसाइटी का जिससे फ़ायदा हुआ रिवॉल्यूशन से। विच ग्रुप्स व फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, वो कौन से ग्रुप्स थे जिन्हें अपने पावर को त्यागना पड़ा। विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन, कौन से सेक्शन थे सोसाइटी के जो डिसअपॉइंटेड हुए रिवॉल्यूशन के रिजल्ट से। तो पहला ग्रुप जिसे फ़ायदा हुआ वो कौन था। द ग्रुप्स विच गेन फ्रॉम द रिवॉल्यूशन वर द लैंडेड क्लासेस, द न्यू मिडिल क्लास इंक्लूडिंग बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड अदर प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स। तो ऐसे ग्रुप को फ़ायदा हुआ जो ऑलरेडी ठीक ठाक कंडीशन में थे, जैसे कि लैंडेड क्लासेस थे जिनके पास ज़मीन था पहले से, जो न्यू मिडिल क्लास थी जो एजुकेटेड, और अवेयर्ड क्लासेस थी जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स ऑफिशियल्स और अदर प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स। देखिए क्यों फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो आउटकम हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिसमें लोगों को राइट टू वोट मिला, तो उसमें भी जो 2 कैटेगरीज बन गई, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स। तो जो पहले से वेल्दी थे, जो कि एक लेबर का मतलब 3 दिन का जो लेबर का एक कमाई होगा उसकी जितना टैक्स पे कर सके, वो लोग ही एक्टिव सिटीजन्स थे जो 25 ईयर्स के अबव थे और मेन थे, वही कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी जो वेल्दी क्लासेस हैं उनको ही फ़ायदा हुआ। और जो क्लासेस जिनको अपने पावर को छोड़ना पड़ा वो कौन सी थी। द क्लासेस विच फॉर्म द प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लाइक द नोबिलिटी, क्लर्जी, अरिस्टोक्रेसी वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश द एक्सक्लूसिव पावर्स, यानी कि जो नोबिलिटी हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, मतलब सेनापति, ये सब जो नोबिलिटी नोबल मैन हैं, जो क्लर्जी यानी कि चर्च के जो मेंबर्स हैं, और अरिस्टोक्रेसी जो डिक्टेटोरियल रूल में बिलीव करते हैं, जिनके हैंड में पावर कंसंट्रेटेड थी, इनको अपने पावर्स को छोड़ना पड़ा। अब ये लोगों के भी क्लर्जी के लैंड, चर्च से लैंड छीन लिया गया, इनके पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया। तो ये क्लास थी जिनको प्रिविलेजेस जिनके ख़त्म कर दिए गए। और जो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी क्लास, वो कौन सी क्लास थी। द लेस प्रिविलेज्ड क्लासेस इन टर्म्स ऑफ मनी, लैंड एंड एजुकेशन, दैट इज़ द स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स, सर्वेंट्स, आर्टिजन्स, डेली वेज अर्नर्स एंड वुमेन रिमेन डिस्कंटेंट। क्योंकि सब ने, इन सभी ग्रुप ने एक साथ रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, पर फ़ायदा इनको पहुंचा नहीं। जो वोटिंग था, पैसिव सिटीजन्स बन गए ये, क्योंकि ये इतना टैक्स नहीं पे कर सकते थे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी। और ये इसमें चिल्ड्रन, वुमेन, ये लोग जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो वैसे ही डिसअपॉइंटेड रह गए। कुछ इनके लिए ख़ास किया नहीं गया इस रिवॉल्यूशन में। Next question is, describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century। तो क्या वैल्यूज़ दिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, इससे हम क्या सीखते हैं। तो ये कुछ था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी became inspiring ideals that motivated political movements in the world in 19th and 20th century। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडियाज़ उभर के आई वो थी लिबर्टी यानी कि आज़ादी, इक्वालिटी की सभी बराबर हो, और फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, हार्मनी, ब्रदरहुड भाईचारा। तो ये प्रिंसिपल्स जो थे, आज़ादी, सब बराबर हो और भाईचारे की, फ्रैटर्निटी की, तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया बाकी सारे पॉलिटिकल मूवमेंट जो वर्ल्ड में हुए 19th और 20th सेंचुरी में। सेकेंड, अनदर ग्रेट लेगासी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी कि इसमें इंटेंस नेशनलिज्म की भावना को, पैट्रियोटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स द कंट्री, इसको इंस्पायर किया, इसको मतलब इन्फ्लुएंस किया। लोग काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्टिक हो गए। और सोवरेनिटी ऑफ द पीपल यानी कि पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल फॉर
लोग जो है पॉलिटिकल और सोशल राइट्स की डिमांड करने लगे। ये चीज़ें हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सिखाई हैं। द रिवॉल्यूशन एक्टेड एज अ गाइडिंग फोर्स फॉर द पीपल ऑफ कॉलोनीज लाइक इंडिया। तो इंडिया में भी जो नेशनल मूवमेंट हुआ, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये भी एक इंस्पायरिंग फोर्स की तरह उस इंडियन नेशनल मूवमेंट को गाइड किए। तो ये कुछ लेगासी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। जो अगला चैप्टर होगा रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें भी हम पढ़ेंगे 1917 का जो रिवॉल्यूशन है वो भी कुछ हद तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें 3 आइडल्स दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, और लोगों को इंस्पायर किया फॉर नेशनलिज्म और सोवरेनिटी, और काफ़ी ज़्यादा जो मूवमेंट्स हुए और भी कंट्रीज़ में, उन सब के पीछे इंस्पिरेशन का सोर्स रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution। तो ऐसे राइट्स हमें बताने हैं जो कि जिनके ओरिजिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है और आज हम उन्हें इन्जॉय करते हैं। तो ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड राइट टू वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, would you agree with the view that the message of universal rights was beset with contradictions? एक्सप्लेन, क्या आप अग्री करते हैं जो मैसेज दिया गया था यूनिवर्सल राइट्स का वो विवादों से घिरा हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो मैसेज आया था यूनिवर्सल राइट्स का, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। येस, द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शंस। द रिवॉल्यूशन केम अबाउट विद द सपोर्ट ऑफ द कॉमन मैन, द सिटी पुअर एंड द पीजेंट्स। जो रिवॉल्यूशन था उसमें जो कॉमन मैन थे, जो पीजेंट्स थे, जो स्मॉल लेबरर्स थे, इवन चिल्ड्रन एंड वुमेन too participated in it, but they were denied the basic right of voting on the basis of some economic conditions. The right to vote and elect representatives did not solve their problem. Real equality could come only with the economic equality. इन लोगों को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में क्लासीफाई कर दिया गया। The contradiction was also evident as regards to women. Women did not enjoy the same political rights, right to vote, hold political offices like men, nor were their wages equal to men. So French Revolution की जो women है उसने भी equally पार्टिसिपेट किया था विद द सेम जील एंड एंथुजियाज्म एज डिड द मैन, बट उनको वो इक्वल राइट्स नहीं मिले जो मैन को दिए गए। उन्हें पैसिव सिटीजन्स करार दिया गया, उन्हें राइट ऑफ वोटिंग नहीं मिला, और ना तो वो पॉलिटिकल ऑफिसेज होल्ड कर सकती थी, यानी कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस, पार्टीज़ बना सकती थी लाइक मैन, और ना ही उनके वेजेस, उनके अर्निंग, उनको जो पे किया जाता वो भी मैन के बराबर नहीं था। तो ये कहना यूनिवर्सल राइट्स, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं और कुछ कैटेगरीज हो गई एक्टिव और पैसिव के बीच। तो ये यूनिवर्सल राइट्स नहीं हुए, सिर्फ एक सेक्शन ही इसकी बेनिफिट ले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, How would you explain the rise of Napoleon? The cause for rise of Napoleon lay in the revolution itself. मतलब जो राइज है नेपोलियन का, उसका कॉज छिपा हुआ है रिवॉल्यूशन इटसेल्फ में ही। वो रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होता है कि कैसे लोग रिवॉल्यूशन करते हैं और दोबारा से वहीं पे जिस चीज़ के लिए रिवॉल्यूशन की गई थी, मोनार्की को एबोलिश करने के लिए, दोबारा से नेपोलियन आता है और फिर से डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर देता है। तो देखिए कैसे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग द रूल ऑफ डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में बनाया गया था, जिसके प्रोविजंस थे कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी, और डायरेक्टरी जो 5 मेंबर्स की होगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ये परफॉर्म करेगी। तो ये दोनों जो हैं क्लास कर रहे थे एक दूसरे से, इन तालमेल नहीं बन रहा था इन दोनों में, और इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। इधर नेपोलियन जो था वो विक्ट्रीज़ पे विक्ट्रीज़ किया जा रहा था वॉर्स में, जिससे लोगों को लगा कि हाँ, अगर फ्रांस में डिसिप्लिन चाहिए और ग्लोरी वापस लौटानी है, जो फ्रांस की ग्लोरी है, तो उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो रीस्टोर कर सके डिसिप्लिन और स्टेबल गवर्नमेंट बना सके। तो लोगों को भी नेपोलियन पे भरोसा हो गया। तो दिस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू नेपोलियन टू बिकम डिक्टेटर ऑफ फ्रांस आफ्टर द फॉल ऑफ डायरेक्टरी ऑफ 1796। In 1804, Napoleon crowned himself as the Emperor of France. He was a brilliant general and conquered neighboring states. So in this way, we completed the whole exercise of class 9th history's first chapter, the French Revolution. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।